आज की इस वीडियो में हम डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम्स का यूनिट नंबर 1 पूरा डिस्कस करेंगे। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस करे जाएंगे। सारे के सारे बेसिक्स इस वीडियो में डिस्कस करे जाएंगे यूनिट नंबर 1 के जो है, क्योंकि यूनिट नंबर जो 1 है वो आपकी बेसिक यूनिट मानी जाती है बाकी की सभी यूनिट्स के लिए। अगर आपको यूनिट नंबर 1 अच्छे से आती है तो बाकी की यूनिट आप तभी कर पाओगे जब आपको यूनिट नंबर 1 आती होगी। इसीलिए सारे के सारे बेसिक्स और सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं उसके लिए हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो बिना किसी तरीके सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। सबसे पहला जो हमारा बेसिक क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है वो ये है कि व्हाट डू यू मीन बाय एन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम का क्या मतलब होता है? देखो, एल्गोरिथम का अगर एक टेक्निकल डेफिनेशन देगा तो वो क्या होता है? एन एल्गोरिथम इज अ स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन ऑफ ए प्रॉब्लम। किसी भी प्रॉब्लम का एक स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन जो होता है वो एल्गोरिथम होता है। तो ये इसका क्या एक फंडामेंटल डेफिनेशन है जो कि आपको हर जगह देखने को मिल जाएगा। दूसरी चीज क्या है जो इंपॉर्टेंट चीज है इस डेफिनेशन में, वो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पूछी जाती हैं कि एल्गोरिथम की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, क्या क्या फीचर्स होते हैं। तो सबसे पहला जो फीचर है वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स। इसका मतलब ये है कि आपको मान लो कि दो नंबर्स को ऐड करने का एक एल्गोरिथम लिखना है तो उसमें आप एक फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स लिखोगे। आपकी कोई भी एल्गोरिथम जो है वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स नहीं रखेगी। हर एक एल्गोरिथम में फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स होते हैं। तो यही कहना चाह रहा है कि ईच एंड एवरी एल्गोरिथम हैव फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स। ये उसकी पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? जीरो और मोर इनपुट्स। कोई भी एल्गोरिथम जो है वो कम से कम मतलब जीरो और मोर इनपुट ले सकती है। मान लेते हैं कोई एल्गोरिथम है जो बिल्कुल भी इनपुट ना लेती हो, या फिर कोई एक ऐसी एल्गोरिथम है जो 1, 2, 3 इतने भी इनपुट ले सकती है। तो जीरो और मोर इनपुट एक एल्गोरिथम जो एक्सेप्ट कर सकती है। तीसरा क्या है? एटलीस्ट 1 आउटपुट। आपकी जो एल्गोरिथम होती है वो जीरो और मोर इनपुट ले सकती है, लेकिन ये मैंडेटरी है कि उसको कम से कम एक आउटपुट तो प्रोड्यूस करना पड़ेगा जिससे कि हमें पता लगे हमारी एल्गोरिथम काम कर रही है या नहीं। तो जीरो और मोर इनपुट के अलावा जो तीसरी हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है, क्या फीचर है हमारा तीसरा? वो है कि एटलीस्ट 1 आउटपुट तो आपको आपकी एल्गोरिथम प्रोड्यूस करके देनी चाहिए। कम से कम एक आउटपुट आपकी एल्गोरिथम प्रोड्यूस करेगी तभी उसको हम एल्गोरिथम बोलेंगे। उसके बाद एक से ज्यादा आउटपुट आप कर सकते हो, एटलीस्ट 1 है मतलब कि मिनिमम एक आउटपुट तो आपकी एल्गोरिथम को जनरेट करना ही पड़ेगा। उसके बाद क्या है? फोर्थ जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है? ईच एंड एवरी स्टेप। हर एक स्टेप आपकी जो एल्गोरिथम का होता है, क्योंकि एक स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन होती है एल्गोरिथम, तो हर एक स्टेप जो है आपकी एल्गोरिथम का वो क्या होना चाहिए? क्लियर होना चाहिए, समझ में आना चाहिए, ठीक है, और अनएम्बिगुअस होना चाहिए। मतलब कि अनएम्बिगुअस मतलब जिससे कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। तो क्लियर एंड अनएम्बिगुअस हर एक स्टेप होना चाहिए। जो लास्ट हमारी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है? 1 और मोर ऑपरेशंस आपके हर एक स्टेटमेंट में होंगे। मतलब कि मान लेते हैं एक एल्गोरिथम आपने लिखी तो उसमें 1 और मोर फंडामेंटल ऑपरेशंस से क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल कोई एक स्टेटमेंट आई उसमें a = b + c कहीं पे हमें करना रहा, हमें कहीं किसी स्टेप में a = b + c करना हुआ। तो मतलब ये है कि कोई भी आप जो है कोई भी स्टेटमेंट, मतलब कि एक एल्गोरिथम के अंदर बहुत सारे स्टेटमेंट होते हैं, हर एक स्टेटमेंट में 1 और मोर प्रिमिटिव ऑपरेशंस आपको मिलेंगे। फंडामेंटल ऑपरेशंस कोई प्रिमिटिव ऑपरेशन बोलते हैं। प्रिमिटिव ऑपरेशन जैसे कि यहाँ पर प्लस है, इस स्टेटमेंट के अंदर कितने प्रिमिटिव ऑपरेशंस हैं, कितने फंडामेंटल ऑपरेशंस हैं? तो 2 आपके हैं, एक आपका प्लस और एक आपका असाइनमेंट। तो कोई भी आप स्टेटमेंट ले लेना, कम से कम आपको एक तो आपको फंडामेंटल ऑपरेशन मिलना ही मिलेगा, चाहे आपका असाइनमेंट ही क्यों ना सही। जब आप यूजर से इनपुट लोगे तब भी तो वो असाइनमेंट ही तो आप करोगे किसी वेरिएबल में। तो ऐसे क्या करना है आपको? 1 और मोर फंडामेंटल ऑपरेशंस आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये था एल्गोरिथम क्या होती है और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गोरिथम क्या होती है। ये आप एज इट इज यहाँ पे पेपर में लिखा है ना, थोड़ा सा अच्छे से एलेबोरेट करके आपका एक क्वेश्चन यहाँ पे पूरा हो गया। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस यूनिट से हमारा जो दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैसे कि ये एग्जाम में नहीं पूछा जाता लेकिन एक बेसिक पर्पज के लिए आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाई वी नीड एनालिसिस फॉर एल्गोरिथम्स। हमने एल्गोरिथम बना ली, हमने एल्गोरिथम अपनी क्रिएट कर ली। अब एक बात बताइए, एक उसको खैर उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। अब हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि हमें एनालिसिस की क्यों जरूरत है। तो इसके 2 मेन रीजन होते हैं। किसी भी एल्गोरिथम की एनालिसिस करना हमें क्यों मैंडेटरी है, क्यों हमें एनालिसिस करनी पड़ती है? तो इसके 2 रीजन होते हैं। सबसे पहला जो आपका रीजन आता है वो आपका आता है रिसोर्स कंजम्पशन। जो दूसरा आपका रीजन आता है वो आता है परफॉर्मेंस एनालिसिस। समझते हैं इनको, ठीक है। देखो, रिसोर्स कंजम्पशन का मतलब क्या है?
देखो, आपने कोई एल्गोरिथम बनाई, अब आपने जो एल्गोरिथम बनाई तो आप इस चीज के लिए तो इंटरेस्टेड होंगे कि भैया आपकी जो एल्गोरिथम है वो कितना कंजम्पशन कर रही है रिसोर्सेज का। यहाँ पे रिसोर्सेज का क्या मतलब है, पहले तो ये समझते हैं। यहाँ पे रिसोर्सेज का केवल सीधा सा मतलब है सीपीयू से और आपका मेमोरी से। तो आपने जो एल्गोरिथम बनाई है वो रिसोर्सेज का कितना कंजम्पशन कर रही है, कितने रिसोर्सेज कंजम्पशन वो कर रही है। तो रिसोर्सेज का मतलब क्या, यहाँ पे सीपीयू और मेमोरी, मतलब कि आपकी जो एल्गोरिथम है वो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो कितना टाइम ले रही है, कितना सीपीयू का टाइम वो ले रही है, तो वो मतलब क्या है सीपीयू। तो यहाँ पे सीपीयू को अगर मैं और डिटेल में डिस्कस करूं, इसको कुछ और बोलना चाहूँ तो बोलूंगा यहाँ पे मैं टाइम, और मेमोरी को मैं क्या बोलूंगा, स्पेस। मतलब आपकी जो एल्गोरिथम है वो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी, इसका मतलब क्या है कि वो कितना टाइम ले रही है, कितना टाइम वो जो है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, एग्जीक्यूट करने में खर्च कर रही है, और वो कितना स्पेस उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में ले रही है। मतलब कि वो अब कितना स्पेस ले रही है, कितना स्पेस उसको रिक्वायर्ड है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, क्या वो एडिशनल वेरिएबल कितने यूज कर रही है, कितना मेमोरी का स्पेस वो यूज कर रही है। तो इससे क्या है आपका स्पेस, इन्हीं को क्या बोलते हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। एक बार दोबारा से बोलता हूँ, टाइम का मतलब क्या है कि आपकी एल्गोरिथम जो है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कितना टाइम जो है ले रही है। दूसरा, मेमोरी कितना यूज कर रही है स्टोर होने में, आप जो है उस एल्गोरिथम को मेमोरी में ही तो स्टोर करोगे उसका प्रोग्राम बना के, तो कितना जो है स्पेस जो है वो लेगी। तो ये क्या आपका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी से, और इन्हीं को क्या बोलते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। दूसरा आता है परफॉर्मेंस एनालिसिस। परफॉर्मेंस एनालिसिस हमारा जो मेन रीजन है, दूसरा रीजन है किसका, एनालिसिस हमें क्यों करनी पड़ रही है। तो देखो, ये आपने बहुत जगह पढ़ा होगा कि एक प्रॉब्लम के एक से ज्यादा सॉल्यूशंस हो सकते हैं। आपने कोई एक प्रॉब्लम दी आपको और उसके बहुत सारे एल्गोरिथम्स हो सकते हैं। एक आपकी प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम के एल्गोरिथम नंबर 1, एल्गोरिथम नंबर 2, एल्गोरिथम नंबर 3, मान लेते हैं हमारे पास 3 एल्गोरिथम आ गए। इस प्रॉब्लम के हमारे पास 3 एल्गोरिथम आ गए, बट हमारा मेन मोटिव क्या है कि हमें इन तीनों में से एक बेस्ट एल्गोरिथम चूज करनी है। तो इन तीनों में से बेस्ट एल्गोरिथम हमें कैसे पता लगेगी, तो सबसे पहले तो हमें इन तीनों एल्गोरिथम्स का रिसोर्स कंजम्पशन कैलकुलेट करना पड़ेगा। रिसोर्स कंजम्पशन कैलकुलेट करना पड़ेगा, कैसे करेंगे वो हम आगे देखेंगे। लेकिन रिसोर्स कंजम्पशन मतलब कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ये सारी चीजें हमें इनकी निकालनी पड़ेगी। उस बेसिस पर, स्पेस और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बेसिस पे हम क्या करेंगे, परफॉर्मेंस एनालिसिस करेंगे कि इन तीनों में से कौन सी एल्गोरिथम बेस्ट है हमारे लिए, और हम उसी को क्या करेंगे, पिक करेंगे। तो हमारी जो एल्गोरिथम है उसका एनालिसिस हमें क्यों करना पड़ेगा, हमारी एल्गोरिथम कितना रिसोर्स कंजम्पशन कर रही है, कितने रिसोर्सेज कंजम्पशन हो रहा है, ये क्यों निकालना पड़ रहा है, ये क्यों हमें निकालना पड़ रहा है, ये इसकी वजह से निकालना पड़ रहा है। ये जो पॉइंट है, ये वाला जो मेन रीजन है वो इस वाले रीजन की वजह से निकालना पड़ रहा है, क्योंकि ये इस पे डिपेंड कर रहा है। क्यों कर रहा है, क्योंकि आप इनमें से बेस्ट कैसे चूज करोगे, जब आपने यहाँ पे रिसोर्स कंजम्पशन देखा हुआ कि कौन सी ज्यादा टाइम ले रही है, कौन सा ज्यादा स्पेस ले रहा है, उस अकॉर्डिंग पे आप जो है उसके बेसिस पे आप क्या करोगे, परफॉर्मेंस एनालिसिस करोगे। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कि हमने देखा कि हमें क्यों एनालिसिस की जरूरत पड़ी, तो उसके 2 मेन रीजन थे, वो हमने देख लिए। अब उसके बाद बात आती है कि हमें एनालिसिस हम कैसे करेंगे, व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स वी हैव टू परफॉर्म एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम्स। मतलब कि एल्गोरिथम की एनालिसिस करने के लिए क्या क्या हमारे पास तरीके हैं, कौन कौन से मेथड्स हैं, कौन कौन से वेज हैं जिनकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं। तो हमारे पास 2 तरीके आते हैं। पहला आता है अपोस्टेरियोरी एनालिसिस और दूसरा आता है अप्रायोरी एनालिसिस। अपोस्टेरियोरी एनालिसिस, दूसरा आता है अप्रायोरी एनालिसिस। इसका मतलब क्या है, देखो इन दोनों को एक करके पढ़ते हैं। अपोस्टेरियोरी एनालिसिस का क्या मतलब होता है, आपने कोई एल्गोरिथम बनाई, आपको एक प्रॉब्लम दी गई, आपने उस प्रॉब्लम की एक एल्गोरिथम बनाई। अब आपको क्या करना पड़ेगा, उस एल्गोरिथम का रिसोर्स कंजम्पशन निकालना है, मतलब कि उसका टाइम निकालना है, कितना टाइम वो ले रहा है, कितना स्पेस वो ले रहा है मेमोरी में स्टोर होने के लिए एल्गोरिथम। तो ये सारी चीजें आपको निकालनी पड़ेगी। तो अब इनको निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपोस्टेरियोरी मेथड में क्या करते हैं, इस वाले मेथड में हम क्या करते हैं, जो हमारा एल्गोरिथम है उस एल्गोरिथम को हम किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हेल्प से एक प्रोग्राम में कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले तो एल्गोरिथम को क्या किया हमने, प्रोग्राम में कन्वर्ट कर लिया यूजिंग एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उससे कोई मैटर नहीं करता। उसके बाद हमें क्या करना पड़ता है, एक सिस्टम पकड़ना पड़ता है, उस सिस्टम पर उस प्रोग्राम को रन करना पड़ता है। जब आप उस एल्गोरिथम से प्रोग्राम को अपने सिस्टम पर रन किया तो आपको एक एग्जैक्ट टाइम मिल जाएगा, आपको एग्जैक्ट टाइम मिल जाएगा कि उस प्रोग्राम ने कितना टाइम लिया उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। लेकिन यहाँ पे एक चीज सोचो, क्या ये मेथड सही है,
ये मेथड सही नहीं है क्योंकि ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट हो गया। अब मान लो किसी ने एक टूटे फूटे से सॉफ्टवेयर पे ले लिया, टूटे फूटे का मतलब जिसका प्रोसेसर बिल्कुल मतलब कि बूढ़ा हो गया है और उसकी स्पीड वगैरह ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ भी उसका सही नहीं है, तो भाई वो तो ज्यादा टाइम लेगा। और एक ऐसा प्रोसेसर जो एकदम नया है, अट्टा कट्टा जवान है, तो वो भैया वो तो बहुत फटाफट से काम कर देगा। तो ये तो हम एनालिसिस नहीं कर पाएंगे। हम कैसे चूज करेंगे कि एल्गोरिथम बढ़िया है कि बेकार है, बेस्ट है या वर्स्ट है, मतलब कि कुछ भी ऐसा सोच लो। तो उसके लिए हमारा ये वाला मेथड सुटेबल नहीं है। हम इस अपोस्टेरियोरी मेथड को एनालिसिस के लिए यूज नहीं करते हैं। हाँ, माना इसका एक एडवांटेज है। इसका एक एडवांटेज ये है कि हमें एग्जैक्ट टाइम दे देता है। ये हमें एक एग्जैक्ट टाइम दे देगा कि कितना टाइम जो है आपका उस प्रोग्राम को रन होने में लगा, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लगा। लेकिन हमें एग्जैक्ट टाइम की कोई जरूरत नहीं पड़ती। अगर आपको परफॉर्मेंस एनालिसिस करना है, अगर आपको जो हाउ टू डू एनालिसिस, सॉरी व्हाई टू डू एनालिसिस में जो दूसरा पॉइंट था आपका क्या था, परफॉर्मेंस एनालिसिस, जो एल्गोरिथम्स का परफॉर्मेंस एनालिसिस आप कर रहे थे। अब परफॉर्मेंस एनालिसिस करने के लिए क्या हमें एग्जैक्ट टाइम की जरूरत पड़ती है? नहीं, हमें एक एग्जैक्ट टाइम की जरूरत नहीं पड़ती है परफॉर्मेंस एनालिसिस करने के लिए। तो ये मेथड हमारा हो गया बेकार। ठीक है, तो हम अपोस्टेरियोरी नहीं करते। इसमें क्या था, एल्गोरिथम को प्रोग्राम को सिस्टम पर रन करते हैं। उसके बाद अप्रायोरी एनालिसिस में हम क्या करते हैं, ये बहुत सही है। अप्रायोरी एनालिसिस जो वो एल्गोरिथम पर ही लगता है, इसमें कोई भी प्रोग्राम में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसमें क्या होता है एक्चुअली, अप्रायोरी एनालिसिस में हम क्या करते हैं, हाँ एक चीज और है, ये एग्जैक्ट टाइम दे रहा था, ये आपको टाइम देगा इन टर्म्स ऑफ इनपुट साइज। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे। ये जो अप्रायोरी एनालिसिस मेथड है, इसमें जो हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हैं, वो हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एग्जैक्ट टाइम नहीं मिलता, हमें टाइम मिलता है इनपुट साइज के टर्म्स में। मतलब आप कह सकते हो एक फंक्शन हमें यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो अप्रायोरी एनालिसिस में ये होता है। एक्चुअली यहाँ पे होता क्या है, अप्रायोरी एनालिसिस में हम एक सीपीयू बनाते हैं, अप्रायोरी एनालिसिस में हम एक रैम मॉडल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? रैम मॉडल, एक कंप्यूटेशन मॉडल बनाते हैं, एक रैम मॉडल कंप्यूटेशन मॉडल बनाते हैं। ये जो कंप्यूटेशन मॉडल होता है, इसका कुछ फीचर्स होते हैं, जैसे दो फीचर मेनली होते हैं जो कि आपको याद रखने हैं। पहला, अगर आप इस रैम मॉडल के सीपीयू को कोई भी प्रिमिटिव ऑपरेशन करवाओ, इससे कोई भी एक प्रिमिटिव ऑपरेशन करवाओ, ये एक यूनिट ऑफ टाइम लेगा। इट टेक्स 1 यूनिट ऑफ टाइम टू कंप्लीट वन प्रिमिटिव ऑपरेशन। फॉर एग्जाम्पल, आपको अगर इससे a+b करवाना है तो ये 1 यूनिट ऑफ टाइम लेगा। अगर आपको कोई डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन करवाना है तो ये 1 यूनिट ऑफ टाइम लेगा। अगर आपको कोई रिलेशनल ऑपरेशन करवाना है तो ये 1 यूनिट ऑफ टाइम लेगा। लॉजिकल ऑपरेशन करवाना है तो ये 1 यूनिट ऑफ टाइम लेगा। ये सब क्या होते हैं? प्रिमिटिव ऑपरेशंस होते हैं। तो ये कितना लेता है? 1 यूनिट ऑफ टाइम लेता है उनको एग्जीक्यूट करने में। ओके, दूसरा जो इसका फीचर है, जो हमने अजम्पशन लेके चल रहे हैं, हम लेके चल रहे हैं कि इसकी मेमोरी अनलिमिटेड है, इसकी मेमोरी कभी खत्म ही नहीं होगी। तो इसके दो फीचर्स हैं। ठीक है, तो अप्रायोरी एनालिसिस इज द बेस्ट एनालिसिस, क्योंकि ये परफॉर्म की जाती है एल्गोरिथम के ऊपर। ये हमें एल्गोरिथम का टाइम कैसे देती है? इन टर्म्स ऑफ इनपुट साइज। ठीक है, एक रैम मॉडल हम बनाते हैं, हर एक प्रिमिटिव ऑपरेशन 1 यूनिट ऑफ टाइम लेगा। दूसरा, मेमोरी अनलिमिटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 3 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया। अब एक छोटा सा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं कि कैसे किसी भी एल्गोरिथम को अगर आपको दिया जाए, आपको कोई एल्गोरिथम दे दी जाए या आपने खुद अपनी एल्गोरिथम बना ली, तो आप उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकालोगे? कैसे आप ये फाइंड करोगे कि व्हाट इज द टोटल टाइम टेकन बाय दिस एल्गोरिथम टू कंप्लीट अ प्रॉब्लम, टू कंप्लीट द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम? तो किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड करने में ये जो एल्गोरिथम है कितना टाइम लेगी, ये आपको कैसे निकालोगे? ये हम इस क्वेश्चन को समझते हैं। जो अभी हमने बात करी थी ना अप्रायोरी एनालिसिस, हम उसी को फॉलो करेंगे और उसी को फॉलो करते हैं हम लोग। ठीक है, अपोस्टेरियोरी एनालिसिस फॉलो नहीं करी जाती है। तो मान लो मैंने भी क्या बोला था, 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं। 2 में से जो पहला पॉइंट था वो आपको याद रखना है अप्रायोरी एनालिसिस का, कि हर एक प्रिमिटिव ऑपरेशन 1 यूनिट ऑफ टाइम लेता है। देखो कैसे, मान लेते हैं ये एल्गोरिथम दी गई है, इस एल्गोरिथम का टोटल एग्जीक्यूशन टाइम कितना लगेगा इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, वो हमें निकालना है। व्हाट इज द टाइम टेकन बाय दिस एल्गोरिथम? ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस लाइन नंबर 1 को देखो। लाइन नंबर 1 में कितने प्रिमिटिव ऑपरेशन है? केवल एक प्रिमिटिव ऑपरेशन है, एक फंडामेंटल ऑपरेशन है। वो क्या है? आपका असाइनमेंट ऑपरेशन है। असाइनमेंट ऑपरेशन कितना यूनिट ऑफ टाइम लेगा? 1 यूनिट ऑफ टाइम लेगा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 1। उसके बाद ध्यान से देखो, ये जो दूसरा स्टेटमेंट है, इस दूसरे स्टेटमेंट में क्या हो रहा है? सबसे पहले i टेंड्स टू 1, तो i में पहले तो 1 असाइन हो रहा है।
जब i में 1 असाइन हो रहा है तो ये असाइनमेंट ऑपरेशन है, तो ये भी कितना लेगा 1 यूनिट ऑफ टाइम। प्लस अगर आपको पता हो तो i इक्वल टू 1 होगा, उसके बाद कंडीशन चेक होगी क्या i लेस देन और इक्वल टू n है, क्या i जो है वो लेस देन n है। अब ये भी क्या है भाई लेस देन है, कंपैरिजन है, तो ये भी तो एक प्रिमिटिव ऑपरेशन है, मैंने आपसे बोला था रिलेशनल ऑपरेशन है, तो क्या होगा ये आपका प्रिमिटिव ऑपरेशन तो होगा। तो इसको भी कितना यूनिट ऑफ टाइम लगेगा 1 यूनिट ऑफ टाइम। लेकिन बात करते हैं अगर ये i लेस देन n, ये एक बार कंडीशन तो चेक होगी नहीं, ये जब लूप चलेगी ये लूप में एक बार चला तो 1 यूनिट ऑफ टाइम लेगा, लेकिन क्या ये कंडीशन एक ही बार चेक होगी। याद रखना ये कंडीशन कितनी बार चेक होगी, ये होती है n+1 टाइम। अगर यहां पर ध्यान से समझो, अगर यहां पर i++ हो रहा है, यहां पर क्या है 1 से i की वैल्यू क्या हो रही है 1 से इंक्रीमेंट हो रही है, तो सबसे पहले i इक्वल टू 1 होगा, तो मैंने यहाँ पे 1 यूनिट ऑफ टाइम लेगा। ये वाला जो स्टेटमेंट है ये केवल एक ही बार चलता है। उसके बाद क्या 1 लेस देन n है, तो ये भी 1 यूनिट ऑफ टाइम लेगा। लेकिन ये जो कंडीशन चेक होती है ये n+1 टाइम चेक होती है। जो +1 जो मैं कर रहा हूँ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कंडीशन फॉल्स जो होती है वो +1 पे जाके पता लगती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगी, तो ये 1 टाइम तो चल नहीं रही, ये n+1 टाइम चल रही है, तो n+1 इंटू 1, क्योंकि एक बार में एक तो n+1 बार में n+1 यूनिट ऑफ टाइम ये लेगा। तो यहाँ पे क्या कर दूंगा मैं n+1। उसके बाद ये जो i++ है ये कितनी बार होगा, i++ जो आपका है वो भी n टाइम्स चलेगा। ये जो i++ n टाइम होगा, एक टाइम में ये 1 यूनिट ऑफ टाइम ले रहा है, तो n टाइम जो भी चलेगा तो कितना हो जाएगा n यूनिट ऑफ टाइम ये लेगा। तो यहाँ पे क्या कर दूंगा n। उसके बाद अब आते हैं इस बॉडी में, इस कोर की बॉडी में आते हैं। तो यहाँ पे एक तो आपका प्लस ऑपरेशन है, तो ये भी एक फंडामेंटल प्रिमिटिव ऑपरेशन है। तो अब बात करते हैं प्लस कितनी बार चलेगा, जितनी बार ये लूप चलेगी, ये लूप चलेगी n टाइम्स, तो ये प्लस ऑपरेशन भी कितने टाइम चलेगा n टाइम, मतलब ये एक बार में 1 यूनिट ऑफ टाइम, तो n टाइम्स में n बार में n यूनिट ऑफ टाइम्स लेगा। तो इसको यहाँ में क्या लिख दूंगा n प्लस एक यहाँ पे होगा असाइनमेंट, तो ये भी क्या हो जाएगा n। उसके बाद रिटर्न सम, ये तो 1 यूनिट ऑफ टाइम लेगा, एक बार में रिटर्न हो जाएगा। अब अगर आप इसको ऐड करोगे तो 1 2 3 4 n 1 2 3 1 2 3 एंड 1 4 प्लस 4। अब मैंने आपसे क्या बोला था, अभी आपसे मैंने थोड़ी देर पहले एक बात बोली थी कि जब हम अप्रियोरी एनालिसिस करेंगे, जब हम ए प्रियोरी एनालिसिस करेंगे तो होगा क्या, जो हमें इस एग्जीक्यूशन टाइम जो इसका मिलेगा, जो हमें इस एल्गोरिथम का एग्जीक्यूशन टाइम मिलेगा वो हमें एग्जैक्ट टाइम नहीं मिलेगा, वो हमें मिलेगा इनपुट साइज के टर्म्स में। तो देखो यहाँ पे 4n+4 इज द टाइम ऑफ दिस एल्गोरिथम इन टर्म्स ऑफ इनपुट साइज। तो इसको मैं क्या बोलूंगा, इसी को इसीलिए हम क्या बोलते हैं t ऑफ n। ठीक है, तो इस एल्गोरिथम, ये जो एल्गोरिथम है पूरा कितना टाइम लेगी, ये लेगी 4n+4 4 टाइम। ठीक है, ओके। उसके बाद इसको मैं यहां से हटा देता हूं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर से बनता है वो क्या है, टाइप्स ऑफ एल्गोरिथम एनालिसिस। अभी तक हमने देखा कि एल्गोरिथम क्या होती है, एल्गोरिथम की एनालिसिस की जरूरत हमें क्यों पड़ी, और कौन कौन से डिफरेंट वेज हैं किसी एल्गोरिथम की एनालिसिस परफॉर्म करने के। अब बात आता है एल्गोरिथम एनालिसिस के भी टाइप होते हैं, मतलब कि वर्स्ट केस एल्गोरिथम एनालिसिस, बेस्ट केस एल्गोरिथम एनालिसिस और एवरेज केस एल्गोरिथम एनालिसिस। इसका मतलब क्या वो हम समझते हैं, ये सब आपने बहुत पढ़ा होगा, लेकिन आज इसको थोड़ा सा मैं अलग तरीके से बताता हूं। देखो वर्स्ट केस एनालिसिस से क्या मतलब है, आपने एक एल्गोरिथम बनाई, आपने अपनी एक एल्गोरिथम बनाई, आपने उसका कुछ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाला। अब आप भाई ये जानना चाहते हो कि आपकी जो एल्गोरिथम है, वर्स्ट केस एनालिसिस का मतलब है कि आपने जो एल्गोरिथम बनाई है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना टाइम ले सकती है, मैक्सिमम से मैक्सिमम, ध्यान से सुनना, आपकी जो एल्गोरिथम है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना टाइम ले सकती है आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। समझ रहे हो ना इस चीज को, मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना टाइम ले सकती है वो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जिसके लिए वो एल्गोरिथम बनाई गई है। ठीक है, एक मैं उस पर स्टैंप लगा दूंगा, मैं उस पर एक स्टैंप लगा दूंगा कि मेरी ये एल्गोरिथम है, इससे ज्यादा टाइम ये नहीं लेगी। और मुझे ये भी पता करना पड़ेगा कि वो किस इनपुट क्लास के लिए, किस इनपुट क्लास के लिए वो जो है इस मैक्सिमम टाइम को लेगी। तो मैक्सिमम टाइम हम निकालते हैं इसमें वर्स्ट केस। जब हम वर्स्ट केस एनालिसिस परफॉर्म करते हैं तो हम क्या करना चाह रहे हैं, हम करना चाह रहे हैं कि भैया हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि हमारी जो एल्गोरिथम है
वो मैक्सिमम कितना टाइम लेगी, कितना उसका लॉन्गेस्ट रनिंग टाइम जा सकता है। कहते हैं ना कि एक बार चेक करते हैं कि लॉन्गेस्ट रनिंग टाइम कितना जा सकता है किसी एक पर्टिकुलर इनपुट साइज के लिए। ठीक है, तो ये क्या होती है आपकी वर्स्ट केस एनालिसिस। मतलब कि हम इसमें जो हमारा लॉन्गेस्ट रनिंग टाइम है उसका अपर बाउंड क्या रहेगा वो हम इसमें फाइंड करने की इच्छा रखते हैं। बेस्ट केस एनालिसिस, देखो वर्स्ट केस एनालिसिस हमारे काम की चीज होती है, क्योंकि वर्स्ट केस से हमें पता लगता है कि ये हमारे साथ मतलब बुरे से बुरे इनपुट में ये कितना मैक्सिमम टाइम लेगी। लेकिन बेस्ट केस में क्या होता है, बेस्ट केस एनालिसिस की जब हम बात करते हैं तो हम ये जानना चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारी जो एल्गोरिथम है वो जल्दी से जल्दी कितने टाइम में इनपुट जनरेट, इस पर्टिकुलर इनपुट के लिए आउटपुट जनरेट कर देगी। समझ रहे ना इस चीज को, कितना जल्दी जो है हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है। इन शॉर्ट कितना जल्दी हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करती है, उस पर भी मैं एक लोअर बाउंड का टप्पा लगा दूंगा, उस पर भी मैं एक लोअर बाउंड का स्टैंप लगा दूंगा कि ये मेरी एल्गोरिथम है, ये इसका लोअर बाउंड है, मतलब कि ये इसका मिनिमम से मिनिमम टाइम है और इससे कम टाइम ये नहीं लेगी। इसमें क्या कर रहे थे, मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइम कितना था। एवरेज केस तो आपको पता ही लग गया होगा, जितने भी पॉसिबल इनपुट हैं हर पॉसिबल इनपुट के लिए हम इस एल्गोरिथम को चेक करेंगे, हर पॉसिबल इनपुट के लिए हम इस एल्गोरिथम को क्या करेंगे, रन कराएंगे और उन सब का जो टाइम निकल जाएगा उसका हम एक एवरेज निकालेंगे। ठीक है, तो ये तो बहुत टिपिकल टास्क है, ये बहुत टिपिकल टास्क है एवरेज केस एनालिसिस वाला, क्योंकि भाई हर पॉसिबल इनपुट लेना फिर उसके करस्पॉन्डिंग जो टाइम आ रहा है उसका एक एवरेज निकालना, तो ये तो बहुत टिपिकल टास्क है और इसकी हमें जरूरत भी नहीं पड़ती है। हमें सबसे ज्यादा जो हमें मेन मोटिव हमारा जो रहता है वो रहता है वर्स्ट केस में, कि भैया ये एल्गोरिथम जो है हमें धोखा तो नहीं देगी, ये ज्यादा से ज्यादा कितना टाइम ले सकती है, ये अब आपको समझ में आ गया होगा। जैसे कि लीनियर सर्च का मैं अगर आपको एक एग्जांपल लूं, मान लेते मेरे पास एक एरे है, यहाँ पे 10, 20, 15, 4, 3। तो अगर मैं इस पे वर्स्ट केस की बात करूं तो मान लेते एक एरे है, इसमें मेरे को 45 सर्च करना है, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम ये कितना टाइम ले सकती है। मैं पहले 45 को 10 से कंपेयर करूंगा, 45 को 20 से कंपेयर करूंगा, 45 से 15 को कंपेयर करूंगा, 45 को 4 से कंपेयर करूंगा, 45 को 3 से कंपेयर करूंगा, उसके बाद भी मुझे नहीं मिलेगा। तो ये क्या है, ये वर्स्ट केस है। ये कितना टाइम लेगी, कितने कंपेरिजन हो रहे हैं यहाँ पे, 1, 2, 3, 4, 5। मतलब कि अगर n इसका इनपुट साइज है, अगर इस एरे का साइज क्या है n, तो कितना टाइम लगेगा मेरे को n करने पड़ेंगे। एक्चुअली हम कर क्या रहे हैं यहाँ पे, कंपेरिजन कर रहे हैं। अभी यहाँ पे मैं बिग ओ वगैरह की बात नहीं कर रहा, उसको हम आगे देखेंगे वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो यहाँ पे हमारा जो टाइम जो डिपेंड कर रहा है वो कंपेरिजन पे डिपेंड कर रहा है। तो एक कंपेरिजन, 2 कंपेरिजन, 3 कंपेरिजन, 4 कंपेरिजन, 5 कंपेरिजन, उसके बाद भी हमें नहीं मिला 45, तो ये क्या था, हमारा वर्स्ट केस था। इतने हमें कंपेरिजन करने पड़ गए। बेस्ट केस की अगर मैं बात करूं तो मान लो मेरे को 10 सर्च करना है, तो 10 तो मेरे को एक कंपेरिजन में ही मिल जाएगा। मतलब ये हुआ, कंक्लूजन ये हुआ कि मान लो लीनियर सर्च का एग्जांपल ले लेते हैं और मैंने एक एल्गोरिथम बनाई, तो मैं वर्स्ट केस उसका अगर बताना चाहता हूं कि ये मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना टाइम लेगा, तो वो कितना लेगा, जितना इसका इनपुट साइज है उतने कंपेरिजन हमें इतने करने पड़ेंगे। लेकिन बेस्ट केस की जब मैं बात करूं तो केवल भैया एक कंपेरिजन तो आपको करना ही पड़ेगा, इससे कम में तो ये काम ही नहीं होगा। मैंने स्टैंप लगा दिया है, समझ रहे हो ना इस चीज को, और एवरेज केस आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो ये था आपका एल्गोरिथम एनालिसिस के टाइप्स। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है या 5 है, देख लेता हूँ, 5 है ये, 5। ओके, सो यूनिट नंबर 1 से जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो 10 मार्क का ये क्वेश्चन है, ये मतलब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसिम्प्टोटिक नोटेशंस। एसिम्प्टोटिक नोटेशंस क्या होते हैं, हम जो है इसको डिस्कस करने वाले हैं। देखो, एसिम्प्टोटिक नोटेशन इज यूज्ड टू डिटरमाइन बाउंड्स ऑफ ए फंक्शन। अब बात करेंगे यहाँ पे, ये फंक्शन क्या आ गया, ये मैथमेटिक्स थोड़ी ना है जो फंक्शन आ गया यहाँ पे। देखो, अभी हमने देखा था कि जो अप्रियोरी एनालिसिस है वो हमको किसी भी एल्गोरिथम का टाइम दे तो रहा है, लेकिन वो एक हमें फंक्शन की फॉर्म में दे रहा है। जैसे कि अभी हमने देखा था 4n+2। अभी जो हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था इस वीडियो में, तो उसमें क्या था 4n+2। ये क्या था, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आया था एक एल्गोरिथम का। तो ये है क्या, एक्चुअली ये फंक्शन ही तो है इन टर्म्स ऑफ n, इनपुट साइज के टर्म्स में एक फंक्शन ही तो है। तो इस कोई भी फंक्शन जो होता है उसके 3 बाउंड होते हैं। फंक्शन हैव 3 बाउंड्स, अपर बाउंड,
लोअर बाउंड और आपका तीसरा आता है टाइट बाउंड। अपर बाउंड, लोअर बाउंड और टाइट बाउंड, ये 3 बाउंड जो होते हैं एक फंक्शन के पास होते हैं। तो अब एक बात बताइए, तो हम क्या कर रहे हैं, किसी भी फंक्शन के बाउंड्स को डिटरमाइन करने के लिए हम एसिम्प्टोटिक नोटेशंस का यूज कर रहे हैं। अब देखो, अगर आपको फंक्शन का अपर बाउंड निकालना है तो आपको बिगो नोटेशन, जो कि पहला टाइप है किसका, एसिम्प्टोटिक नोटेशन का, वो आपको बिगो नोटेशन यूज करना पड़ेगा। अगर आपको इस फंक्शन का लोअर बाउंड निकालना है तो आपको एक, जो कि क्या आपका नाम क्या है उसका, ओमेगा, बिग ओमेगा नोटेशन, वो आपको यूज करना पड़ेगा। अगर आपको इस फंक्शन का टाइट बाउंड निकालना है तो आपको थीटा नोटेशन यूज करना पड़ेगा। तो 3 तरह के आपके एसिम्प्टोटिक नोटेशंस होते हैं, बिगो, बिग ओमेगा और बिग थीटा। अब बात करते हैं, थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं। देखो, द बिगो नोटेशन डिफाइंस एन अपर बाउंड ऑफ एन एल्गोरिथम। सिंपल सी बात है, अभी मैंने बताया था, इस फंक्शन का, मान लेते हैं ये फंक्शन है, अज्यूम कर लीजिए ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का तो ये फंक्शन है एक, तो इस फंक्शन का आपको अगर अपर बाउंड निकालना है तो आपको किसका हेल्प लेना पड़ेगा, आपको लेना पड़ेगा बिगो नोटेशन। एक्चुअली हेल्प नहीं लेना पड़ता हमें, हम इसका जो अपर बाउंड निकालते हैं वो हम रिप्रेजेंट किसकी हेल्प से करते हैं, बिगो नोटेशन की हेल्प से करते हैं। दूसरा, इफ यू आर, अब देखो उसको थोड़ा सा यहाँ पे ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इफ यू आर गिवन ए फंक्शन एफ ऑफ एन, मतलब ये टी ऑफ एन की जगह मैंने क्या लिख दिया है, एफ ऑफ एन। अगर आपको एक फंक्शन दिया गया एफ ऑफ एन या फिर टी ऑफ एन एंड यू वांट टू फाइंड द ऑर्डर ऑफ इट, अगर आप इस एल्गोरिथम का जो ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का फंक्शन है इसका आप ऑर्डर निकालना चाहते हो, या फिर आप दूसरी भाषा में उसको क्या बोलोगे, इसका अपर बाउंड निकालना चाहते हो। अब अपर बाउंड तो मैंने आपको बता दिया था, अपर बाउंड मतलब कि जो एल्गोरिथम है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना टाइम ले सकती है, तो उस पर मैं एक अपर बाउंड का स्टैम्प लगा दूंगा कि ये इसका अपर बाउंड है, ठीक है। और अपर बाउंड भी तो किस में आएगा, अपर बाउंड भी तो फंक्शन में ही आएगा, अपर बाउंड भी तो एक फंक्शन की फॉर्म में ही आएगा। तो ध्यान से समझो, इफ यू आर गिवन ए फंक्शन एफ ऑफ एन, अगर आपको एक फंक्शन एफ ऑफ एन दिया गया है, इसको यहाँ पे अज्यूम कर लीजिए, एंड यू वांट टू फाइंड द ऑर्डर और अपर बाउंड ऑफ इट, और अगर आप इस फंक्शन का, इस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के फंक्शन का आप अपर बाउंड निकालना चाहते हो या ऑर्डर निकालना चाहते हो, तो आपको एक दूसरा फंक्शन निकालना पड़ेगा। देन यू हैव टू फाइंड अनदर फंक्शन जी ऑफ एन, आपको एक फंक्शन जी ऑफ एन निकालना पड़ेगा विच सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी। अब इनइक्वालिटी क्या है, जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा। अब इनइक्वालिटी मैं आपको बता देता हूं, इनइक्वालिटी ये है कि आपका जो एफ ऑफ एन है, आपका जो एफ ऑफ एन है जिसका आपको अपर बाउंड निकालना है, जिसका आपको ऑर्डर निकालना है, तो वो आपको उसके लिए जी ऑफ एन फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये जी ऑफ एन एक कंडीशन को फॉलो करना चाहिए, एफ ऑफ एन शुड बी लेस देन और इक्वल टू सी डॉट जी ऑफ एन। आपका जो एफ ऑफ एन है वो थोड़ा सा मैं देख रहा था, वीडियो थोड़ी पॉज हो गई क्योंकि वो एक मैसेज आया था। तो एफ ऑफ एन जो है वो लेस देन होना चाहिए और इक्वल होना चाहिए सी डॉट जी ऑफ एन के। जी ऑफ एन क्या है, एक फंक्शन है कोई दूसरा, ठीक है। तो और ये सी क्या है, कांस्टेंट, तो सी क्या है यहाँ पे, सी इज ग्रेटर देन 0, एन इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। सॉरी, पूरी की पूरी क्या होती है, इनइक्वालिटी होती है, जो कि आपको क्या करनी पड़ती है, सेटिस्फाई करनी पड़ती है। तो एक बार दोबारा से पढ़ लेते हैं, अगर आपको फंक्शन दिया गया एफ ऑफ एन और आप उसका निकालना चाहते हो ऑर्डर, या आप उसका निकालना चाहते हो अपर बाउंड, तो आपको एक दूसरा फंक्शन, कोई दूसरा फंक्शन जो कि जी ऑफ एन आपको कहीं से ढूंढना पड़ेगा, जो कि कुछ इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करे अंडर दीज कंस्ट्रेंट्स, अंडर दीज कंस्ट्रेंट्स। जैसे सी आपका जो है वो ये कांस्टेंट है जो कि पॉजिटिव है, एन नॉट, अब एन नॉट क्या है वो मैं आपको बताऊंगा, और जो इनपुट साइज है वो इस एन नॉट से बड़ा होना चाहिए। तो एक ग्राफ से भी हम समझते हैं इसको, तो पहले इसको मैं हटा देता हूँ और एक ग्राफ बनाता हूँ पहले तो इस ग्राफ को समझिए। हमने क्या देखा कि एसिम्प्टोटिक नोटेशन क्या करते हैं, आपका जो बाउंड होता है किसी फंक्शन का उसको डिटरमाइन करने में हेल्प करते हैं। सबसे पहला जो एसिम्प्टोटिक नोटेशन है वो है बिगो नोटेशन। बिगो नोटेशन क्या करता है, किसी भी फंक्शन के अपर बाउंड को निकालने में हेल्प करता है। तो कैसे हेल्प करता है वो देखते हैं, ठीक है। अब इस ग्राफ से समझिए कि यहाँ पे ये एन नॉट क्या था, बात आती है यहाँ पे एन नॉट क्या है, ये एन नॉट क्या है, ये एन नॉट क्या है, इसकी बात करते हैं। सी समझ में आ गया, सी कोई कांस्टेंट रहा होगा, सी का मल्टीप्लाई करना है हमें यहाँ पे। पहले इस एन नॉट को समझते हैं, ध्यान से समझिए। देखो मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया था पुराना वाला, जो भी हमारा जो एक एग्जांपल दिया था ना हमने 4n+4 जिसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आई थी, तो वो मैंने यहाँ पे लिया एफ ऑफ एन। मैं इस एफ ऑफ एन का ऑर्डर निकालना चाहता हूँ, तो मैंने एक फंक्शन लिया 5n, मैंने एक फंक्शन क्या लिया 5n नहीं है बेसिकली, ये फंक्शन तो n ही है, लेकिन यहाँ पे जो c की वैल्यू मैंने कितनी चूज करी, 5 चूज करी। आप 4, 3 जो भी आपको चूज करना आप कर सकते हो। अब बात आती है
इस एन नॉट से पहले, इस एन नॉट से पहले आप ध्यान से समझो, इस एन नॉट से पहले आपका कभी एफ ऑफ एन बड़ा हो गया तो कभी सी डॉट जी ऑफ एन बड़ा हो गया, कभी सी डॉट जी एन छोटा हो गया तो कभी एफ ऑफ एन बड़ा हो गया। तो ये एक बाउंड्री है, एन नोड वाला जो पॉइंट है, ये जो एन नोड वाला पॉइंट है, ये एक वो बाउंड्री है जिससे पहले हम जो है यहाँ पे कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते। हम जो है इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने में बिल्कुल भी सक्षम नहीं है। क्यों? क्योंकि कभी तो यहाँ पे एफ ऑफ एन बड़ा हो रहा है, कभी सी डॉट जी एन बड़ा हो रहा है, कभी सी डॉट जी एन छोटा हो रहा है, कभी एफ एन बड़ा हो रहा है। बट हमें क्या चाहिए? हमें तो ये पर्टिकुलर कंडीशन चाहिए। तो ये हमें कब मिल रही है? जब हमारा एन नोड, वो पॉइंट जिसके बाद आपका एफ ऑफ एन छोटा ही रहेगा और सी डॉट जी ऑफ एन बड़ा ही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे सी की वैल्यू 5 ली है, मैंने यहाँ पे एन की वैल्यू 1 पुट करी तो देखो यहाँ पे 8 आया, यहाँ पे 5 आया, मतलब 8 बड़ा है। फिर 2 पुट करी तो 12 आया, 12 बड़ा है 10 से। 3 पुट करी तो आपका 16 आया, उसके बाद आपका कितना आया 420। तो आप यहाँ पे देखो एफ ऑफ एन आपका बड़ा चलता जा रहा है, बड़ा चलता जा रहा है, यहाँ पे आके इक्वल हो गया। लेकिन एक पॉइंट है 5, मतलब आप कह सकते हो एन नोड, एन नोड की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? यहाँ से 4 हो जाएगी। एन नोड कितना हो गया इस क्वेश्चन के लिए? 4 हो गया, क्योंकि 4 के बाद आपका जो सी डॉट जी ऑफ एन है वो बड़ा ही रहेगा। इक्वल हो सकता है ना एन नोड पे, एन नोड पे आपका इक्वल हो सकता है, तो इक्वल तो देखो यहाँ पे हो गया, जो सी एफ एन है वो सी डॉट जी एन के बराबर हो गया, इक्वल हो गया। लेकिन जैसे ही एन नोड की वैल्यू 4 से बड़ी रखोगे 5, 6, 7, अब ये फंक्शन हमेशा बड़ा रहेगा। तो अगर मैं बात करूं एफ ऑफ एन का, अगर मैं ऑर्डर लिखना चाहूं तो यहाँ पे ध्यान से समझना, इस एफ ऑफ एन का अगर मैं ऑर्डर लिखना चाहूं, इस एफ ऑफ एन का अगर मैं अपर बाउंड लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा मैं? ऑर्डर ऑफ जी ऑफ एन, दैट इज 5n। लेकिन हम कांस्टेंट को नेग्लेक्ट कर देते हैं, कांस्टेंट से इस स्लोप पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, तो इसलिए हम क्या करते हैं यहाँ पे केवल n लिखेंगे। तो अगर मैं बात करूं इस 4n+4 जो हमारा फंक्शन था, इसका अपर बाउंड जो मैंने निकाला वो क्या आया? ऑर्डर ऑफ n आया। ठीक है, वो कैसे आया? हमने इस कंडीशन को फॉलो कराया, c = 5 को लेकर आप कोई और वैल्यू ले सकते हो c की, तो इस तरह से हमने यहाँ पे बिग ओ नोटेशन को समझा। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट नोटेशन के बारे में। बिग ओमेगा नोटेशन जो करता है वो किसी भी एल्गोरिथम के लोअर बाउंड को डिफाइन करने में हेल्प करता है कि जो एल्गोरिथम है वो मिनिमम से मिनिमम कितना टाइम ले सकती है, इससे कम तो वो ले नहीं सकती। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो एल्गोरिथम है वो मिनिमम टाइम कितना ले सकती है, उसका लोअर बाउंड क्या रहेगा, ताकि मैं उस पर एक लोअर बाउंड का स्टैंप लगा दूं कि मेरी एल्गोरिथम इससे कम टाइम नहीं लेगी और इस पर्टिकुलर इनपुट क्लास के लिए ये इतना मिनिमम टाइम लेगी। तो जो बिग ओमेगा नोटेशन होता है, ये किसी फंक्शन का लोअर बाउंड निकालता है। फंक्शन बोले तो एल्गोरिथम का लोअर बाउंड की बात कर रहे हैं हम। तो कैसे निकालते हैं? देखो, मान लीजिए एक फंक्शन आपके पास एफ ऑफ एन है जो कि किसी एल्गोरिथम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। एफ ऑफ एन क्या कर रहा है? किसी एल्गोरिथम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका आपको क्या निकालना है? लोअर बाउंड निकालना है या ओमेगा निकालना है, तो आपको जी ऑफ एन सर्च करना पड़ेगा। एक ऐसा जी ऑफ एन सर्च करना पड़ेगा जो कि इस इनइक्वालिटी को फॉलो करे और अंडर दीज कंस्ट्रेंट्स फॉलो करे। ठीक है, तब आप उसको लिख सकते हो एफ ऑफ एन को ओमेगा ऑफ जी ऑफ एन, जिस तरह से अभी यहाँ पे ऑर्डर लिख रहे थे ना। ठीक है, वही फिर से एन नोड समझिए। एन नोड एक ऐसा सेपरेशन पॉइंट है जिससे पहले हम ये नहीं बता पा रहे हैं कि भैया सी डॉट जी ऑफ एन बड़ा है या एफ ऑफ एन। किसी कारण की वजह से जो मैं वीडियो शूट कर रहा था उसका आधा पार्ट तो सही हो गया, लेकिन जो आधा पार्ट है वो एडिटिंग के दौरान डैमेज हो गया। पता नहीं वो कैसे डैमेज हो गया, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, उस जो डैमेज हुआ पार्ट था उसको मैं रीशूट कर रहा हूँ। तो इसीलिए जो हमने वहां तक डिस्कस कर लिया था उसको तो वो तो सही सलामत है। ये जो पार्ट हमारा डैमेज हो गया था इसको मुझे रीशूट करना पड़ रहा है। तो हमने जो वहां तक क्या क्या डिस्कस कर लिया था, हमने डिस्कस किया था जो आपका एसिम्प्टोटिक नोटेशन से हमने दोनों को डिस्कस कर लिया था, बिग ओ नोटेशन और बिग ओमेगा नोटेशन को। हमारा जो तीसरा जो नोटेशन आता है वो आता है थीटा नोटेशन। क्या आता है? थीटा नोटेशन। देखो ध्यान से सुनिए, जिस तरह से बिग ओ नोटेशन क्या करता है? अपर बाउंड को बताता है। बिग ओमेगा नोटेशन क्या करता है? लोअर बाउंड को बताता है। वैसे ही आपका जो थीटा नोटेशन होता है वो किसी भी एल्गोरिथम के टाइट बाउंड को बताता है। अब देखिए टाइट बाउंड को कैसे बताता है। ठीक है, ये जो थीटा होता है क्या करता है? किसी भी एल्गोरिथम के टाइट बाउंड को डिफाइन करता है। अब कैसे? देखो,
वही सिंपल सी कहानी है। अगर आपके पास मान लीजिए एफ ऑफ एन क्या एक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दे रखी है किसी एल्गोरिथम की, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप इसका टाइम बाउंड निकालना चाहते हो तो आपको एक जी ऑफ एन ढूंढना पड़ेगा। एक्चुअली मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ, ये जो हम जी ऑफ एन ढूंढते हैं ना, ये कहीं हम बाहर से नहीं लेके आते, ये होता है इस फंक्शन का मोस्ट सिग्निफिकेंट टर्म, इस फंक्शन का मोस्ट सिग्निफिकेंट टर्म होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका फंक्शन एन स्क्वायर प्लस एन है, तो एन स्क्वायर प्लस एन में जो मोस्ट सिग्निफिकेंट टर्म है वो एन स्क्वायर है, और इसी को हम क्या बना देते हैं, ऑर्डर बना देते हैं, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, अंडर द कंडीशन जो कि हमने वहां पे पढ़ी थी। ओके, उसके बाद वैसे ही हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एफ ऑफ एन होगा आपके पास, आपको उसका क्या निकालना है, टाइट बाउंड निकालना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जी ऑफ एन जो कि आप मोस्ट सिग्निफिकेंट टर्म ढूंढ लोगे। ओके, उसके बाद आपको क्या करना है, दो कांस्टेंट ऐसे ढूंढने हैं C1 और C2, जिससे कि आपका जो f ऑफ n है वो C1.gn और C2.gn के बीच में लाई करे। ये आपको समझ में आ रहा है? ओके, और ये n नॉट तो वही है जो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था। n नॉट क्या है, n नॉट वो पॉइंट है जिससे पहले हम ये डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि f इन तीनों में से मतलब कौन बड़ा है कौन छोटा है, ये हम डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, हमको C1 और C2 दो ऐसे कांस्टेंट ढूंढने पड़ेंगे जिसके बीच में ये f ऑफ n लाई करे। ये f ऑफ n क्या करेगा, f ऑफ n केवल यहां से यहां तक ऐसे, यहां से यहां तक ऐसे, यहां से यहां तक, बस इनके बीच में क्या करता रहेगा, ऑसिलेट करता रहेगा। ये आपको समझ में आ गया? तो ये था आपका एसिम्प्टोटिक नोटेशन, आपका 10 मार्क का क्वेश्चन आता है, ये हमने पूरा अच्छे से डिस्कस कर लिया है। अब इसमें कोई भी गुंजाइश नहीं रहेगी आपको थोड़ा सा भी मार्क्स कटने की, ठीक है? तो ये ग्राफ भी था, ग्राफ भी बना के आने हैं आपको, ये इनइक्वालिटी ढंग से लिख के आनी है। उसके बाद इस f ऑफ n को हम क्या लिख सकते हैं, थीटा g ऑफ n। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एसिम्प्टोटिक नोटेशन के बाद जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस यूनिट से बनता है वो ये है कि मान लीजिए, देखो पहले एक कहानी सुनाता हूं आपको थोड़ी सी। देखो आपने क्या किया, आइटरेटिव एल्गोरिथम्स, मतलब जिसमें फॉर लूप वगैरह आती हैं, इफ एल्स स्टेटमेंट, ये सारी चीजें आती रहती हैं। आइटरेटिव का मतलब क्या होता है, जिसमें फॉर लूप आती है, व्हाइल लूप आती है, या फिर कोई सी भी लूप आती है लेकिन लूप आती है। तो उन एल्गोरिथम्स का आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालना आता है, बहुत अच्छी तरह से आता है। ओके, उसके बाद दूसरी तरह की आपने एल्गोरिथम देखी होंगी, रिकर्सिव एल्गोरिथम्स, जहां पे एक फंक्शन अपने आप को ही कॉल करता है। तो ऐसी एल्गोरिथम्स, मतलब जो रिकर्सिव एल्गोरिथम्स है, उनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालने के लिए हमें पहले रिकरेंस रिलेशन बनाना पड़ता है। रिकरेंस रिलेशन थोड़ा दिखता कैसा है उसको मैं आपको दिखा देता हूं। ये आपका जो लिख रहा है t ऑफ n इज इक्वल टू जब 1 होगा तो 1 होगा, t ऑफ n जो है, t ऑफ n जो है पूरा इतना होगा, कब, जब n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी। तो ये रिकरेंस रिलेशन की शक्ल मैंने आपको दिखा दी है। ये कैसे आता है इसकी बात हम नहीं करेंगे, क्योंकि हमें केवल सॉल्व करना आना चाहिए। तो इस रिकरेंस रिलेशन को सॉल्व करने के लिए आपको तीन मेथड होते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, रिकर्जन ट्री, और आपका तीसरा आता है मास्टर मेथड। हम जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड और मास्टर मेथड को देखेंगे, रिकर्जन ट्री को हम नहीं देखेंगे। इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करके रखा है, जिससे कि आपका टाइम बचे। देखो क्या प्रोसीजर फॉलो होता है वो हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो नीचे वाला जो है, जब n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी, इसको क्या करना है, आपको यहाँ पे लिख लेना है, ठीक है? t ऑफ n इज इक्वल टू दिस। अब देखिए, अगर मुझे t ऑफ n की वैल्यू निकालनी है तो मुझे t ऑफ n by 2 की वैल्यू पता होनी चाहिए। अब मुझे t ऑफ n by 2 की वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे पुट n इज इक्वल टू n by 2, मैं n इक्वल टू n by 2 इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दूंगा। तो देखो यहाँ पे n by 2 पुट किया, ये आ गया, यहाँ पे n by 2 पुट करूंगा तो यहाँ पे n by 4 बन जाएगा, यहाँ पे n by 2 पुट करूंगा तो n by 2 बन जाएगा। अब ध्यान से सुनिए, अब मुझे t ऑफ n by 2 की वैल्यू यहां से मैं क्या करूंगा, पिक कर लूंगा। तो t ऑफ n by 2 की वैल्यू जो कि ये पूरा आ गया है, इसको मैं पिक करके यहां पे डाल दूंगा, समझ में ना? तो यहां पे डाल दूंगा। जब मैं यहां पे डालूंगा तो देखो t ऑफ n का यहां पे t ऑफ n आ जाएगा, 2 का 2 आ जाएगा, t n by 2 की वैल्यू ये पूरा उठा के यहां पे डाल दिया एज इट इज। इस n को मैंने यहां पे n बना दिया, थोड़ा सा इसको और मैंने सॉल्व किया तो ये बन गया। इसको मैंने कैसे बनाया, मतलब कि इसको थोड़ा सा और मैंने सिंपलीफाई कर दिया। तो देखो ये 2 into 2 है, लेकिन इसको 2 स्क्वायर लिख दिया, n by 4 को मैंने n upon 2 स्क्वायर। ये आपको दिख नहीं रहा होगा, कैमरा मैन नीचे फोकस करो, नीचे फोकस करो, अरे कोई है ही नहीं, देखो 2 का स्क्वायर, दिस इज नथिंग बट 2 का स्क्वायर। अगर आपको क्लियरली विजिबल नहीं हो रहा हो तो ये 2 का स्क्वायर है प्लस 2n, तो इसको मैंने और जनरलाइज्ड फॉर्म में लिख दिया। तो इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। अब मेरे को क्या चाहिए, n by 4 की वैल्यू चाहिए, मतलब n upon 2 स्क्वायर n by 4। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए मैं n इक्वल टू 4 रखूंगा फिर से इस इक्वेशन नंबर 1 में। तो कुछ इस तरह से t ऑफ n by 4 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे। अब इस t ऑफ n by 4 की वैल्यू जो मैंने यहाँ पे निकाली है, इसको मैं क्या करूंगा,
इसकी जगह पे क्या कर दूंगा, पुट कर दूंगा। तो देखो 2 स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा। जब मैं इसको इसमें पुट करूंगा यहाँ पे, तो ये जो इक्वेशन नंबर 1 है, सॉरी ये जो इक्वेशन नंबर 2 है वो क्या बन जाएगी, अब इक्वेशन नंबर 3 बन जाएगी कुछ इस तरह से। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या है 2, उसके बाद आया 2 स्क्वायर, उसके बाद आया 2 क्यूब। तो ऐसे ही यहाँ पे जो जनरल फॉर्म बनेगी वो क्या बनेगी, 2 की पावर k। उसके बाद यहाँ पे देखिए t ऑफ n/2 है, ये n/2 स्क्वायर है, ये n/2 क्यू है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, n/2 की पावर k, 1 फिर 2 फिर 3। तो इसीलिए क्या हो गया 2 की पावर k। यहाँ पे n था, यहाँ पे 2n है, यहाँ पे 3n है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, kn बन जाएगा। अब एक बात बताइए, अगर मैं n/2 की पावर k को, इसको अगर मैं n/2 की पावर k को 1 रख देता हूं, अगर मैं n/2 की पावर k को 1 रख दूं, n/2 की पावर k को 1 रखना है मेरे को, तो मैं क्या करूंगा मैं यहाँ पे, यहाँ से आपको मिल जाएगा n इज इक्वल टू 2 की पावर k। तो जब आप यहाँ पे इस n की जगह पे, इस n की जगह पे 2 की पावर k रख दो ऐसे करके, तो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1 बन जाएगा। और t ऑफ 1, ये जो t ऑफ 1 है ये कितना है, अगर आपने t1 कितना होता है 1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, केवल इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ पहले तो, हाँ। तो जब मैंने यहाँ पे क्या किया, n इज इक्वल टू 2 की पावर k रखा, तो यहाँ पे मैंने रख दिया, उसके बाद ये 1 बन जाएगा। और t ऑफ 1 आपको पता है कितना होता है 1, तो इसलिए यहाँ पे क्या बचेगा, केवल 2 की पावर k प्लस kn। अब हमें इस k को भी हटाना है यहाँ से, तो देखो 2 की पावर k की जगह पे तो मैं डायरेक्टली क्या लिख लूंगा, n लिख लूंगा, n प्लस इस k की वैल्यू में कैसे निकालूंगा, यहाँ से k निकालना है मेरे को, तो मैं दोनों तरफ log बेस 2 ले लूंगा। तो जब मैं log बेस 2 लूंगा तो ये यहाँ पे log n बन जाएगा और यहाँ पे k बन जाएगा विद बेस 2। तो k की जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ, इस n को पहले यहाँ पे लिख लेता हूँ, इस वाली n को यहाँ पे, और इस k को मैं क्या लिख लूंगा, log बेस 2 n। अब अगर मुझे इसको एसिम्प्टोटिक नोटेशन कौन सा बिग O की फॉर्म में लिखना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये एक आपको दिख रहा होगा फंक्शन है, ये जो अप्रियोरी एनालिसिस हमने करी है, इस अप्रियोरी एनालिसिस ने हमें इस रिकरेंस रिलेशन का टाइम जो है वो एक फंक्शन की फॉर्म में दिया है। तो इस फंक्शन का मेरे को क्या निकालना है, अपर बाउंड निकालना है, तो मैं ओमेगा का यूज कर, सॉरी बिग O का यूज करूंगा। तो बिग O ऑफ, मैंने क्या बोला था, इस फंक्शन का जो मोस्ट सिग्निफिकेंट टर्म है वो क्या है, n log n। इस फंक्शन का मोस्ट सिग्निफिकेंट टर्म क्या है, n log n। n log n जो n से भी बड़ा होता है, इसलिए मैं यहाँ पे इसको लिख दूंगा n log n। तो याद रखिए कैसे किया हमने, ये पूरा एक बार आप दोबारा से देख लेना अगर नहीं समझ में आया अच्छे से तो। और इस तरह से हमने इसका ऑर्डर निकाल दिया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट मेथड की तरफ, जो कि है मास्टर मेथड। जो रिकरेंस रिलेशन को सॉल्व करने का दूसरा मेथड है वो क्या है, मास्टर मेथड। ठीक है, मास्टर मेथड केवल एक पर्टिकुलर टाइप के रिकरेंस रिलेशन को ही सॉल्व कर सकता है। और वो रिकरेंस रिलेशन किस, उसकी जनरल फॉर्म क्या होगी वो हम देख लेते हैं। अगर रिकरेंस रिलेशन आपका a t n अपॉन b प्लस n का पावर k log n का पावर p, देखो एक्चुअली ये log के ऊपर इधर लिखा है ना, इसका मतलब देखो ऐसे होता है log p n, मतलब ये कुछ ऐसे लिख सकते हो आप, ऐसे log n का पावर ऐसे करके, मतलब ये log हो जाएगा। ये जो p है ना एक्चुअली इस log के पावर में है, तो इसको हम ऐसे नहीं लिखते, हम इसको इस p को कहां पे लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, इसकी टाट पर, इसकी टाट पर लिख देते हैं। ये क्या आपका जैसे log 2 बेस 3 है मान लेते हैं, log 3 बेस 2, और इसका पावर मेरे को मान लेते हैं 4 लगाना है, तो आप यहाँ इसकी टाट पर लगा दो या फिर इधर लगा दो। ठीक है, तो ये वो वाला, यहाँ पे कंफ्यूज मत हो ना। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, समझ गए। अब यहाँ पे क्या है, ये सब आप यहाँ से पढ़ लेना, बहुत ही सिंपल है। बस a को आपको 0 नहीं रखना है, पॉजिटिव रखना है, b को भी आपको पॉजिटिव रखना है, और k आपका 0 हो सकता है, p आपका रियल नंबर है। अब देखिए यहाँ पे 3 केस बनते हैं, केस नंबर 1, केस नंबर 2 और केस नंबर 3। केस नंबर 1 क्या कहता है, अगर इस a का वैल्यू जो आप यहाँ से फाइंड करोगे, b का वैल्यू यहाँ पे लिखोगे, k का वैल्यू यहाँ से लिख देना। अगर a का वैल्यू b के पावर k से बड़ा है, तो जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी इस रिकरेंस रिलेशन की, आप डायरेक्ट लिख सकते हो थीटा n का पावर log a विद बेस b। ओके, केस नंबर 2 क्या कहता है, देखो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल आता है, डायरेक्टली आप सॉल्व कर सकते हो। बस आपको क्या करना है, अपने माइंड से कहो कि भाई याद कर ले इन सबको, याद कर ले इन सबको, ये सब फॉर्मूले आपको याद ही होने चाहिए, इसका कोई भी दूसरा अल्टरनेट नहीं है इसका भाई कोई। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आइए, इफ a इज इक्वल टू b की पावर k, तो यहाँ पे फर्दर आपको p का वैल्यू चेक करना पड़ेगा, क्या p ग्रेटर देन -1 है, क्या p इक्वल टू -1 है, या p लेस देन -1 है।
अगर p ग्रेटर देन -1 है तो आपको ये याद रखना है। यहाँ पर देखिए ये n का पावर log a विद बेस b है, यहाँ पे log n है और यहाँ पे क्या है p+1। एक्चुअली इस log की पावर जो है ना, अभी जो मैंने यहाँ पे बताया था ये वही है, ठीक है। log की पावर में है ये p+1, ठीक है, समझ रहे हो ना इस चीज को। अगर p = -1 है तो थीटा n का पावर log a विद बेस b और log यहाँ पे क्या log n, ठीक है। ये log के ऊपर जैसे क्या ना, ये यहाँ पे मान लेते कुछ बेस मैंने 2 ले लिया और यहाँ पे कुछ ये log n उस टाइप से, जैसे कैसे लिखते हैं ना log 2 3 ऐसे करके लिखते हैं ना, log 3 बेस 2, तो ये log n क्या है, ऐसे 3 यहाँ पे रहता है ना, वैसे ही है, ठीक है। इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। उसके बाद अगर p की वैल्यू -1 से छोटी है तो आपको ये याद रखना है, n का पावर सिंपल log a विद बेस b। केस नंबर 3 क्या कहता है, अगर a की वैल्यू लेस देन b की पावर k। देखो सिंपल, पहले ग्रेटर देन हुआ, फिर इक्वल हुआ, फिर लेस देन हुआ। बस आपको देखो इस वाले केस में, ग्रेटर देन वाले केस में कुछ भी नहीं चेक करना, डायरेक्ट आपको ये फॉर्मूला लगा देना है। लेकिन अगर ये दो केस होते हैं तो फर्दर आपको p का वैल्यू चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे -1 से कंपेयर कर रहे हैं, यहाँ पे 0 से कंपेयर कर रहे हैं, सिंपल, ठीक है। और ये आपका n की पावर k log n और ये पावर में p है, ये n की पावर k, ये p जो है पावर में है, जैसे यहाँ पे था p+1 और यहाँ पे p, ठीक है। तो ये है आपका मास्टर मेथड, इस पर आप क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हो। बहुत ही सिंपल है, एक भी क्वेश्चन मैं यहाँ पे नहीं करा रहा हूँ क्योंकि ऐसा कुछ इसमें खास नहीं है, बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। ये तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बोलते हैं ना, जैसे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बोलते हो, ये वही क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। मैंने सोचा यार जब मास्टर मेथड इतना बता ही दिया तो एक क्वेश्चन इस पर क्यों ना हो जाए, जिससे कि आपको भी एक फीलिंग आ जाए कि हाँ भाई ये हमने कुछ तो इस पर क्वेश्चन किया है। देखो क्वेश्चन कैसा आता है, सिंपल, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसको हमें मास्टर मेथड से सॉल्व करना है। आपको पता लग रहा होगा ये a/n/b प्लस n का पावर k, यहाँ पे n का पावर कुछ नहीं है, मतलब कि 1 रहा होगा। उसके बाद यहाँ पे log, ये तो पूरा ही 0 हो गया, ये पूरा यहाँ पे है ही नहीं, इसकी वैल्यू क्या होगी 1 होगी। अब ये 1 कब होगा, ध्यान से देखिए, इस log n का पावर जो p है, मतलब ये log n और यहाँ पे पावर जो लगा हुआ है ये जो है ये 1 कब होगा, जब आप इस p को 0 रख दोगे। जब आप इस p को 0 पुट कर दोगे तो किसी का पावर जब 0 रहता है वो क्या हो जाता है, वो 1 हो जाता है, तो इसलिए वो 1 हो गया। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर जो p है, इस p का वैल्यू क्या रहा है, यहाँ पे 0 रहा है। अब केस चेक करेंगे, केस 1 से मैच कर रहा है या केस 2 से मैच कर रहा है या केस 3 से मैच कर रहा है। केस 1 से मैच कर रहा है, देखो यहाँ पे एक बार यहाँ पे 9 लिखो, 3 लिखो, 3 का पावर 1 3, तो क्या 9 इज ग्रेटर देन 3, हाँ जी, सिंपल केस 1 हमारा यहाँ पे फाउंड हो गया है। और उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में पता है क्या रहता है, थीटा n log a विद बेस b, log a विद बेस b। अब इसको फर्दर भी हम सॉल्व कर सकते हैं। इसको मैं कैसे लिखूंगा, n का पावर log 3, इस 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर, लिख सकता हूँ कि नहीं। और इस 2 को मैं क्या करूंगा, यहाँ से इसके यहाँ से चांद से उठा के इधर लगा दूंगा। log 3 विद बेस 3 क्या होगा, 1 होगा, तो ये क्या हो जाएगा थीटा n स्क्वायर, क्योंकि log 3 विद बेस 3 क्या होगा 1, तो n स्क्वायर यहाँ पे बचेगा। तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमने निकाल दिया, तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आया, थीटा n स्क्वायर। सो ये था हमारा यूनिट 1 का पार्ट 1, जिसमें हमने केवल एल्गोरिथम के बारे में देखा, एल्गोरिथम की एनालिसिस के बारे में देखा, हमने जो है रिकरेंस रिलेशन के बारे में देखा। पार्ट 2 के लिए तैयार रहना। पार्ट 2 में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है क्विक शॉट और आपका हीप शॉट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो, मतलब टू द पॉइंट डिस्कशन होगा उसमें। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और नेक्स्ट पार्ट के लिए रेडी रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।